अब हम लोग बजट को थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो बजट के बारे में हम बताए थे कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में बेसिक डिफरेंसेज क्या होता है। बेसिक डिफरेंसेज बस यही होता है कि बजट जो होता है ना एक अनुमान होता है। बजट क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो बजट जो होता है ये एक तरह से अनुमान होता है। क्या होता है, अनुमान होता है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये पिछले वर्ष का आंकड़े होता है, पिछले वर्ष का आंकड़े होता है। अगर बेसिक भाषा में समझना का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि आप जब भी कभी घर में रहते हैं तो घर में क्या होता है कि आप अपने घर का एक बजट बनाते हैं कि मान लीजिए कि अगले जो मार्च महीना आएगा तो मार्च महीना में हमें कितना आमदनी आएगा और कितना उसमें हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना, कितना आमदनी आएगा और कितना हम खर्च करेंगे, तो इस तरह का जो आयोजन होता है ये सारे आयोजन क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मार्च महीना में आप एक बजट बना लिए कि 2000 रुपया रूम रेंट देना है, किराया देना है मकान मालिक को, 1000 रुपया किताब कॉपी में खर्चा करना है, 1000 रुपया ट्यूशन में डालना है। तो इस तरह से ये आपका खर्च हो गया कि इतना खर्च होना है मार्च के महीना में। तो ये क्या है, अनुमान है। और आप आंकड़ा भी बना लिए कि 5000 रुपया मम्मी देंगी, 2000 रुपया भाई भेज देंगे, 1000 किसी दोस्त को उधार दिया तो भी रुपया आ जाएगा। तो ये हो गया अगले महीना में आने वाला बातें, और एक हुआ खर्च होने वाले बातें। मतलब वो समय आया नहीं, बस उस समय के लिए हम एक डाटा तैयार किए कितना खर्च करना है और इतना यहाँ से आमदनी आएगा, तब ये क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बजट। बजट जो होता है हमेशा आगामी समय के लिए होता है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि जो पिछले वर्ष, जैसे कि आप फरवरी की अगर बात है तो आप बजट जो बनाएंगे किस महीना का, मार्च महीना का। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो आपका जनवरी महीना का होगा। अगर बेसिक तरीका से समझे तो आप पूरे जनवरी महीना में कितना खर्च किए एग्जैक्टली, कितना आपके पास रुपया आया एग्जैक्टली, तो वो जो आंकड़ा होगा वो कहलाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। लेकिन जो समय अभी आया नहीं, बस उसके लिए अगर हम फिर से क्या कहते हैं, बजट तैयार कर लेते हैं, यानी जो महीना आने वाला है उसके आमदनी और खर्च का अगर लेखा जोखा हम तैयार करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ऐसा समझ बात है। तो ये जो बजट है बिहार सरकार का बजट है, और बिहार सरकार का ये बजट जो है 2022-23 का बजट है। क्योंकि 2023-24 का बजट फरवरी में पेश होगा तो ये तो सवाल आएगा नहीं। अगर भारत सरकार पेश कर भी दी है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, 10 दिन का डिफरेंस है। तो जो भी पूछा जाएगा अगर, तो पिछले बजट से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि बिहार का बजट क्या रहा है। हमको लगता है बेसिक समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है और आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। अब देखते हैं हम लोग बिहार का बजट। सबसे पहला नंबर तो सवाल यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि बजट किसके द्वारा, बिहार सरकार का जो बजट है यह बजट पेश जो किया गया किनके द्वारा पेश किया गया, सवाल यहाँ से क्रिएट होता है। तो वर्ष 2022-23 का जो बजट बिहार का तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वही वित्त मंत्री भी रहे थे बिहार के, ठीक है ना, तारकिशोर प्रसाद 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किए थे। यानी बिहार के तत्कालीन उस समय बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, वो जो है सो बजट को पेश किए थे। और कितना तारीख को किए थे, 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किए थे। और ये जो बजट था 17वां बजट था। कौन सा था, 17वां बजट था बिहार का। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि केवल सिंपल सा सवाल भी पूछ दे कि जो 2022-23 में बजट पेश किया गया था बिहार का, वो कितने नंबर का बजट था, तो 17वां बजट बिहार का था वो। ठीक है ना। चलिए, बजट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है, जो आगामी सालों में जो रुपया बिहार सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा वही रुपया क्या कहलाया, बजट कहलाएगा। कितना खर्च होगा और कितना आएगा, यही बजट कहलाया। तो इस बार जो खर्च करने का जो आंकड़ा है वो 2022-23 का जो बजट है 2,37,691 करोड़। कितना है, 2,37,691 करोड़ का है, जो बिहार का सबसे बड़ा बजट है। मतलब इतना खर्च करने का
इतना खर्च करने का पहले कोई प्रावधान नहीं था, इतना बड़ा बजट कभी बिहार का आया नहीं था। पहली बार हुआ कि इतना बड़ा बजट आया है। तो याद रखिएगा ये बिहार का सबसे बड़ा बजट है अभी तक का। और कितना बजट है? 2,37,691 करोड़ का। एक बार फिर बोल दीजिएगा, 2,37,691 करोड़ का ये बजट है। जबकि इससे पहले पिछले साल का जो बजट था 2021-22 का, 2021-22 का जो बजट था वो 2,18,302.7 करोड़ का था। ठीक है साहब। तो याद रखना है कि 22-23 का बजट 2,37,691 करोड़ का, जबकि पिछले साल का 2021-22 का जो बजट था वो कितना था? 2,18,302.7 का। ठीक है, 7 करोड़ का इतना था। तो इसका मतलब है कि इस बार का बजट क्या हो गया? बढ़ गया है। इस आंकड़े को देखें तो इसका मतलब है कि आंकड़ा क्या हो गया? बढ़ गया है पिछले साल की अपेक्षा। तो बढ़ा कितना? सो देखिएगा, 2022-23 का बजट पिछले वर्ष के बजट का मतलब हुआ कि 2021-22 से 19,388 पॉइंट होगा यहाँ पे 49 करोड़ क्या हो गया? बढ़ गया। तो इससे इतना बढ़ गया बजट। ये आंकड़ा हो गया रुपया में। कई बार होता है क्या कि आपको आंकड़ा ना रुपया में पूछ देता है, और कई बार क्या होता है कि प्रतिशत में पूछ देता है। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है कि पूछेगा कि पिछले साल जो 2021-22 का बजट था, उस बजट से 2022-23 का जो बजट है वो कितना रुपया अधिक है। तो याद रखना है कि 19,388.49 करोड़ का। ठीक है। और परसेंटेज में अगर पूछ दे तो 8.88%। कितना का बजट? 8.88% क्या हो गया? पिछले वर्ष से अधिक हो गया। तो परसेंटेज में याद रखना है कि पिछले साल से 8.88%, जबकि रुपया में याद रखना है 19,388.49 करोड़। ठीक है ना साहब। इस डाटा को याद रखना है क्योंकि यही सब डाटा जो है सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना साहब। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर 9.7% रहने का क्या लगाया गया है? अनुमान है। मतलब कह रहा है कि बिहार सरकार जब बजट पेश किया तो अनुमान लगाया कि जो वित्तीय वर्ष मतलब आगे का जो वर्ष आएगा 2022-23, उस 22-23 में जो बिहार का विकास दर होगा वो 9.7% रहने का क्या है? अनुमान है कि 9.7%। पूछा जाएगा कि बिहार का जो बजट 2022-23 में पेश किया गया था उसके अनुसार बिहार का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो याद रखेंगे हम लोग 9.7%। ठीक है। और कितना का बजट था? 2,37,691 करोड़ का। ठीक है। जबकि इससे पिछले वर्ष का 2,18,302.7। कितना परसेंटेज अधिक है? 8.88%। क्योंकि 2-3 बार हम जब रिपीट करेंगे डाटा को तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ याद होगा। इसीलिए करके, क्योंकि जब तक इसको रिकॉल नहीं करिएगा तो इसका कोई भी ट्रिक नहीं है याद करने का। ठीक है ना। इसीलिए करके आपको रिपीट करना पड़ेगा। जबकि 2020-21 में जो विकास दर रहा कितना रहा? 2.5 रहा। कितना रहा? 2.5% रही थी। तो मतलब 2022-23 में अनुमान ये लगाया गया कि बिहार का विकास दर जो होगा 9.7% होगा, जबकि 2020-21 में 2.5% यानी 2.5% रहा था। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया गया है, और ये पूरा हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, ये अनुमान लगाया गया था। लेकिन 2020-21 में जो है इतना रहा था एग्जैक्टली 2.5। तो उस समय के लिए तो कम था, लेकिन अगर देखा जाए पूरे भारत के स्तर पे तो ये अधिक था। कारण इसलिए क्योंकि उस समय कोरोना का समय था, और कोरोना के समय में जहाँ पूरे भारत का जो था विकास दर वो माइनस में चला गया था, जबकि बिहार का जो था 2.5 यानी 2.5% रही थी विकास दर। ठीक है साहब। चलिए ये बातें क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा इस डाटा को देखना है। इस डाटा में देखिएगा कि जैसे कि आपको बताया अभी कि कुल बजट जो है बिहार सरकार का 2022-23 का 2,37,691
0.19 भी दे देगा, 0.19 भी लास्ट में है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली फिगर 0.19 नहीं भी याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा तो फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा कि अगर इतना 2,37,691 करोड़ का ये डाटा रखा गया तो इतना जो खर्च होगा, तो दो चीज़ें, आमदनी कहाँ से आएगा, पहला चीज़ है ये, और उस आमदनी जो आएगा इसका खर्च किस प्रकार से होगा। तो इस तरह से बांटा गया है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से राजस्व खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा और कहाँ कहाँ से राजस्व प्राप्ति होगी, इस बारे में देखना। अगर आप डाटा बनाए, उसमें आपको बताए थे कि आप अनुमान लगाए थे कि 2,000 रुपया पापा देंगे, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया भाई भेजेंगे, 1,000 रुपया दोस्त के यहाँ बाकी है, तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग सोर्स हो गया आने का। तो इसको बोलते हैं प्राप्ति, क्या बोलते हैं इसको, प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है ना। और जहां आप खर्च कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, व्यय बोलेंगे। जैसे कि आप रूम रेंट दे रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, किताब कॉपी खरीद रहे हैं, ट्यूशन में दे रहे हैं, ये सब क्या हो गया, व्यय हो गया, आपका खर्च हो गया। तो उसी तरह से बिहार सरकार जो 2,37,691 करोड़ का जो डाटा बनाई है, आंकड़ा बनाई है, कितना खर्च किया जाएगा, तो ये कैसे कैसे खर्च होगा इसको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए जब भी खर्च होता है ना तो दो मद में होता है। देखिए कुल व्यय कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, 2,37,691.19 करोड़, ये टोटल एग्जैक्टली फिगर है, ठीक है ना। तो इस फिगर को याद रखेंगे। अब खर्च जो होता है ना दो तरह से होता है, एक होता है राजस्व व्यय, क्या होता है, राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। क्या होता है, राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। अब देखिए राजस्व व्यय किसको कहेंगे, पूंजीगत व्यय किसको कहेंगे, क्योंकि डाटा हम तो रट लेते हैं कि ये राजस्व व्यय हो गया, ये पूंजीगत व्यय हो गया, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर राजस्व व्यय होता क्या है। व्यय का मतलब आपको समझ में आता होगा, खर्च, यानी राजस्व खर्च, और ये हो गया पूंजीगत खर्च, इतना तो समझ में आता होगा। अब देखिए राजस्व खर्च किसको बोलेंगे, पूंजीगत खर्च किसको बोलेंगे, या व्यय किसको बोलेंगे। देखिए कि जहां पर हम रुपया अभी लगाए और तुरंत वहां से हमको ना उसके बदला में इनकम होना शुरू हो जाए, तब उसको बोलेंगे हम लोग पूंजीगत व्यय। क्या बोलेंगे उसको, पूंजीगत व्यय। और जहां पर हम अभी रुपया लगाए और अभी लगाए लेकिन रुपया यहां से आने की संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी आएगा, तब वो कहलाता है राजस्व व्यय। क्या कहलाता है, राजस्व व्यय। जैसे कि मान लीजिए राजस्व व्यय में जैसे कि कोई बिहार सरकार स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, समझ रहे, तब क्या होगा, स्कूल कॉलेज में सरकार का पैसा तो लग गया, लेकिन अब उसमें बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तब जाकर के वो टैक्स देगा, तब सरकार के पास आएगा, आए समझ में। तो इस तरह का जो खर्च होगा वो कहलाएगा राजस्व व्यय। क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय। ऐसा समझ बात है कि जब जहाँ पर पैसा ऐसे जगह पर खर्च करें कि अगर खर्च किए लेकिन तुरंत आने की संभावना, रिटर्न आने की संभावना नहीं हो, बल्कि ये भविष्य में रिटर्न आएगा, तब ऐसे मुद्दे पर किया गया खर्च जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय कहलाएगा। आए समझ बात है। और वैसा क्षेत्र जहाँ पर हम पैसा खर्च करते हैं और खर्च करते के साथ तुरंत पैसा आना शुरू हो जाता है, उधर से रिटर्निंग आना शुरू हो जाता है, तो वैसे खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग, पूंजीगत व्यय। जैसे कि आप सड़क बनाए, सड़क को बना दिए और टोल टैक्स आप रुपया वसूल रहे हैं, तो सड़क का निर्माण आप कर दिए, मरम्मत कर दिए, और बदले में आपको तुरंत क्या मिलने लगा, टोल टैक्स मिलने लगा। तो इस तरह का जो खर्च होगा वो क्या कहलाएगा, आपको पूंजीगत व्यय कहलाएगा। ऐसा बात है, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए कि राजस्व खर्च कितना, राजस्व पर कितना खर्च किया जाएगा, मतलब वैसे क्षेत्र जहां पर तुरंत रिटर्निंग ना हो, तो वहां पर जो खर्च किया जाएगा 1,91,956.67 करोड़, ठीक है। तो 1,91,956.67 करोड़। तो देखिए एग्जैक्टली फिगर ध्यान में तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, लेकिन ये सामने वाला आगे का फिगर कम से कम इसको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है ना, आगे के फिगर को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 1,91,956.67 करोड़ का ये फिगर होगा। ऐसा समझ बात है। चलिए और ये जो होगा पूरा डाटा का जो 2,37,691.19 करोड़ है ना, उसका कितना प्रतिशत है, तो ये 80.76%। मतलब जितना ये 2,37,691.19 करोड़ जो खर्च होगा ना, इस खर्च का 80.76% वैसे क्षेत्रों में होगा जहां से तुरंत रिटर्निंग नहीं हो। लेकिन याद रखिए जहां पर ऐसे क्षेत्रों में खर्च किया जाता है तो उन राज्य का विकास जो होता है ना वो अधिक होता है, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां पर राजस्व व्यय अधिक हो उन क्षेत्रों का विकास क्या होगा, अधिक होगा। ऐसा समझ बात है। चलिए तो ये हो गया राजस्व खर्च।
या 80.76%, ये इस टोटल आंकड़ा का, इस टोटल जो डाटा है ना इसका। आए समझ बात है। अब चलाइए पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय में खर्च जो होगा 45,734.52 करोड़, 45,734.52 करोड़। और ये जो टोटल बजट है उस बजट का अगर परसेंटेज में अगर बोले हम लोग तो 19.24%, 19.24%। आ रहा समझ बात है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना कि टोटल जो बजट है 2,37,691.19 करोड़ का है। इसमें जो राजस्व खर्च होगा वो होगा 1,91,956.67 करोड़, जो टोटल परसेंटेज की बात करें तो 80.76% है। क्लियर है। उसके बाद चलाइए पूंजीगत खर्च में, तो पूंजीगत व्यय जो हो जाएगा 45,734.52 करोड़, यही ना। और परसेंटेज में चलाइए तो 19.24%, यही हो जाएगा ना। चलिए साहब, इतना डाटा याद हो गया। चलिए देखिए, जानबूझ के हम चाहेंगे तो 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में डाटा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि 2-3 बार आपको रिकॉल करवा करके कुछ ना कुछ डाटा यहीं पर आपको याद हो जाए, और फिर बाद में जब आप वीडियो देखिए तो फिर आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए साहब, अब देखिए, ये तो हो गया कहाँ से रुपया आएगा, यही ना, सॉरी, ये कहाँ कहाँ खर्च होगा। अब खर्च जो हो गया तो ये तो हो गया क्षेत्र की बात, लेकिन कौन कौन भाग में खर्च होगा, बजट का व्यय का भाग, मतलब किन किन भागों में खर्च होगा। देखिए, भाग में खर्चों का मतलब ये हुआ कि खर्च 2 प्रकार का होता है। एक तो आप देख लीजिए इस आधार पे जहाँ पर राजस्व आने की बात हो उस आधार पे हो गया। एक हो जाता है कि वैसे स्कीम, जैसे कि कोई सरकार पहले से कोई स्कीम चला रही है, कोई योजना चला रही है, तो उस योजना को और जारी रखेगा ना आगे। जैसे कि आपको साइकिल अगर दे रहा है बिहार सरकार, तो उस साइकिल योजना को क्या रखेगा और आगे बढ़ा करके रखेगा ना। या फिर मान लीजिए कि कोई भी पुरानी जो योजना है उस पर भी तो खर्च होगा ना। तो जो पुरानी योजना पर अगर खर्च करेगा बिहार सरकार या कोई भी सरकार, जो पहले से योजना चलती आ रही है, तो उसको बोलते हैं स्कीम व्यय का हिस्सा। क्या बोलते हैं उसको? स्कीम व्यय का हिस्सा। आए समझ में। और कुछ इस बजट में नए निर्माण, नए कोई चीज़ों का निर्माण करना है, नए योजनाओं को लागू करना है, तो वैसे क्षेत्र में अगर खर्च होगा तो उसको बोलेंगे स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। क्या बोलेंगे उसको? स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। आ रहा समझ बात है। देखिए, ये सारे शब्द ऐसा शब्द होता है जो आपको पेज में लिखा मिलेगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है। आप बहुत करिएगा, डाटा शब्द याद रखिएगा कि स्थापना प्रतिबद्ध बोलेगा तो फलना आंकड़ा मारना है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आता। इसलिए करके इसको समझना है कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय क्या होता है कि वैसे बजट में वैसे क्षेत्रों पर खर्च किया जाता हो जहाँ पर कोई नए चीज़ों का निर्माण किया जाने की बात हो या फिर नए योजनाओं को लागू करने की बात हो, तो वैसे खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग? स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। क्या बोलेंगे? स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर जो खर्च होगा 1,37,460.94 करोड़, 1,37,460.94 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च। ठीक है ना। अब चलाइए स्कीम व्यय का हिस्सा, जो मतलब पुराने स्कीम चल रहा है उस पर कितना खर्च होगा, तो वो हो जाएगा 1,230.25 करोड़, 1,230.25 करोड़। अगर आप इन दोनों डाटा को जोड़ दीजिए तो आप देखिए कि टोटली आपको इतना लगभग क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्धता में 1,37,460.94 करोड़, जबकि स्कीम व्यय का हिस्सा जो है वो 1,230.25 करोड़। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इस डाटा को, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है, इसीलिए करके इस डाटा को एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लें। कुल व्यय कितना? देखिए 2,37,691.19 करोड़। राजस्व व्यय कितना? 1,91,956.67 करोड़। परसेंटेज में कितना? 80.76%। उसके बाद पूंजीगत व्यय में कितना? 45,734.52 करोड़। परसेंटेज की बात करेंगे तो 19.24%। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद चलाइए बजट व्यय का जो भाग है, तो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में कितना खर्च होगा? 1,37,460.94 करोड़। और स्कीम व्यय कितना होगा? तो 1,230.25 करोड़। ठीक है साहब।
चलिए 2-3 बार अगर इस डाटा को अगर आप देख लेते हैं तो फिर यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। चलिए चलिए अब देखिएगा आगे कि कुल प्राप्तियां का अनुमान, कुल कितना प्राप्तियां होगा, कितना रुपया आएगा, इसकी बात है। देखिए 2,37,691.91 करोड़ जो था, सॉरी हाँ 19 जो था, वो जो था खर्च की बात, उतना खर्च होगा तो आएगा कितना, ये भी जरूरी है ना कि आएगा कितना। तो याद रखिएगा कि आने का जो बात है वो है 2,37,891.94। तो देखिए खर्च वाला में यहाँ पर था 6 था ना, खर्च वाला में यहाँ पर था 6, 2,37,691.19 यही था ना, 19 था। और यहाँ पर देखिए सारा डाटा सेम है, सिर्फ यहाँ पर 6 डाल दीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अगर इतना भी डाटा अगर आपको याद रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। इतना क्लोज नहीं देगा पॉइंट के बाद वाले में क्लोजिंग, मेरे समझ से हो सकता है तो इधर का डाटा आपको चेंज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो अनुमान है प्राप्ति का, यानी जो आय होगा बिहार सरकार को, वो होगा 2,37,891.94 करोड़ रुपया। ऐसा बात है। चलिए अब ये प्राप्तियां जो होगी किस प्रकार की प्राप्तियां होगी इसको ध्यान देना है। तो प्राप्तियां भी 2 प्रकार का, जिस तरह से खर्च बोले 2 प्रकार का, उसी तरह से आय भी 2 प्रकार का। एक हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या कि शिक्षा पे खर्च किया था, स्वास्थ्य पे खर्च किया था और वहां से अब रिटर्निंग पैसा आना शुरू हो गया, तो वहां से जो राजस्व प्राप्ति होगा कितना होगा 1,96,704.51 करोड़, यानी 1,96,704.51 करोड़। अच्छा ये राजस्व प्राप्ति हुआ ना, और राजस्व व्यय कितना था 1,91,000 कितना 956। सही बात है, 1,91,956 करोड़ का, यही ना करोड़ में। हाँ क्या, हाँ परसेंटेज में था, परसेंटेज में था। अच्छा उसके बाद देखिए पूंजीगत प्राप्ति। देखिए आमदनी है इतना, देख रहे हैं यहाँ पर 91 आ रहा है, ये सॉरी खर्च में, ये खर्च में यहाँ पर कितना आ रहा है 91, और यहाँ आमदनी में देखिए कितना 96। इसका मतलब है कि जितना खर्च किया जा रहा है उससे अधिक आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। आप वहाँ पर देखिए 2,37,691.19 करोड़ था, तो और यहाँ पर है 2,37,891.94 करोड़, तो इसका मतलब आएगा अधिक। सो देख रहे हैं ना, तो जब आएगा अधिक, खर्च होगा कम, तो कुछ बचेगा ना, तो उसको बोलते हैं क्या राजस्व बचत। क्या बोलते हैं उसको, राजस्व बचत। चलिए अब देखिए पूंजीगत व्यय जो है कितना है 41,387 करोड़। पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत प्राप्तियां जो है 41,387 करोड़। तो आप बताइए कि जो पूंजीगत व्यय था वो कितना था 45,734 करोड़ का। देखिए पॉइंट के बाद अगर नहीं भी ध्यान में रहे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो उतना डाटा क्लोज नहीं मेरे समझ से पूछेगा, लेकिन फिर भी 1-2 बार रिकॉल कर लीजिएगा, लेकिन आगे का डाटा बिल्कुल याद रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर है 41, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है कम है, और जबकि पूंजीगत व्यय क्या है अधिक है। ऐसा समझ बात है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार वैसे क्षेत्रों पर खर्चा कर रही है जहां पे खर्च करें और तुरंत रुपया क्या हो जाए आ जाए, तब तो अधिक खर्च हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए ये डाटा समझ में आ गया। अब देखिए जिस तरह से आय का जो भाग बताए थे कि किस पर कितना खर्च हो रहा किन क्षेत्रों में, तो उसी तरह से बजट आय का भाग, केंद्रीय कर का हिस्सा, मतलब बिहार सरकार को जो आएगा प्राप्तियां, ये तो हो गया राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब हिस्सेदारी में जो है उस तरह से कैसे आएगा, क्योंकि राज्य सरकार को कुछ जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स होता है वहां से प्राप्तियां होती हैं, और कुछ प्राप्तियां केंद्र में हिस्सा होता है। टैक्स वसूलती है बिहार सरकार, देती है केंद्र को, और फिर केंद्र सरकार बांट करके हर राज्यों को देती है। तो उसी तरह से बिहार सरकार का जो केंद्रीय कर का जो हिस्सा मिला वो कितना मिला, मिलने का अनुमान, ये सारे अनुमान है ये मिलने का अनुमान है कितना
91,180.60 करोड़, 91,180.60 करोड़। ठीक है, जो टोटल बजट का कितना प्रतिशत हो जा रहा है? 38.33%, 38.33%। और राज्य कर का अनुमान, यानी राज्य सरकार ये अनुमान लगाया कि राज्य से जो टैक्स वसूला जाएगा वो कितना वसूला जाएगा? 41,387 करोड़। कितना? 41,387 करोड़। ठीक है ना। चलिए, तो आप देख लीजिए कि पूंजीगत प्राप्ति और ये क्या है? इक्वल ही है। चलिए, अब अगला देखिएगा, राजस्व बचत। अभी आपको क्या बताए थे कि जितना रुपया आया और जितना खर्च हुआ, तो खर्च अगर कम हो और आमदनी अधिक हो तो इसका मतलब आपको बच जाएगा ना। मान लीजिए कि 10 रुपया आप कमाए और 5 रुपया आपका खर्च हुआ, तो 5 रुपया क्या हो गया? आपका बच गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? राजस्व बचत। क्या बोलते हैं इसको? राजस्व बचत। तो राजस्व बचत जो होता है, राजस्व प्राप्ति माइनस क्या होता है? राजस्व व्यय। तो आपको पता है कि राजस्व प्राप्ति कितना था? 1,96,704.51, यही था ना। हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गया राजस्व प्राप्ति। यहाँ पर आपको दिया हुआ राजस्व प्राप्ति, और ये तो हो गया प्राप्ति, जो पैसा आया, यही है ना। और ये क्या है? 1,91,956.67, ये क्या हो गया? ये राजस्व व्यय हो गया, खर्च हो गया। तो आया इतना, खर्च किए इतना, तो बच गया आपका कितना? 47.84। तो ये हो गया, देखिए राजस्व बचत हो गया, देख रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी वीवीआई है, ये डाटा आपको वीवीआई है। तो 47.84, ठीक है ना, ये बचत हो गया। ठीक है, और बचत जो हो गया, ये जो बचत है कि सकल घरेलू, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, उसका कितना प्रतिशत है? 0.64%, 0.64%। मतलब जो ये बचत है ना, ये बचत है कितना है? 0.64%। किसका? सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो होता है उसका। आया समझ में? जीएसडीपी का। इतना बातें क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? चलिए, और कहीं दिक्कत है इस डाटा में तो बताइएगा। चलिए, 41,187। अच्छा, देख लीजिएगा, चेक करके हम बता देंगे, अगर बाय चांस हो सके तो देख लेंगे हम, लेकिन नहीं लगता है, डाटा चेक किया गया था एक बार। चलिए, बिहार का वर्ष 2022-23 का जो राजकोषीय घाटा रहा वो कितना रहा? 25,885.10। ये भी वीवीआई है। ठीक है, ये भी वीवीआई है, राजकोषीय घाटा। तो याद रखिए कि जिसका राजकोषीय घाटा जिस राज्य का, जिस देश का अधिक होगा, वो समझिए उसका विकास जो होगा अधिक होगा। उसका विकास क्या होगा? अधिक होगा। मान लीजिए कि आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन आप कर्जों ले लेकर के शर्ट जींस बढ़िया वाला पहन लिए, टोपी मफलर बढ़िया से लगा लिए, समझ रहे, और चूल में तेल बढ़िया से दे दिए, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा तो क्या कहेगा? कि बड़ा अमीर है, समझ रहे। तो इसका मतलब आपके रहन सहन का जो हो गया स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। भले आप कर्ज लेके ही क्यों नहीं किए, लेकिन आपका डेवलपमेंट हो गया, आप क्या हो गया? डेवलप कर गए। आए समझ में? तो जब खर्च आप अधिक करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपका डेवलपमेंट क्या होगा? अधिक होगा। तो इसी वजह से जिस राज्य का, जिस देश का राजकोषीय घाटा अधिक होगा, समझ जाइए कि उसका विकास क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि आप घर बना रहे हैं और आपके पास 5 लाख रुपया है, और 5 लाख रुपया मान लीजिए कि केवल आप पिलर वगैरह दीवार उबार बना लिए, छत नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 लाख और किसी से कर्ज लेकर के छत बना करके प्लास्टर कर देते, तो इसका मतलब आपके घर का विकास क्या हो गया? अधिक हो गया। भले आपके ऊपर कर्ज क्यों ना हो, लेकिन आपके घर का क्या हो गया? विकास अधिक हो गया। तो इसी वजह से जहां खर्च अधिक होगा, स्वाभाविक बात है कि उसका विकास क्या होगा? अधिक होगा। तो बिहार का जो क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा जो रहा है, कितना रहा है? 25,885.10 करोड़ रहा है। जो जीएसडीपी का, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका कितना प्रतिशत है? 3.47% है। ये भी बड़ा वीवीआई है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि राजकोषीय
ये हो गया आपका, ये जो हो गया डाटा रुपया में, और ये जो डाटा हो गया आपका किस में, प्रतिशत में हो गया। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका जो ये बचत जो हुआ ये हो गया रुपया में, और ये जो है परसेंटेज ये हो गया आपका परसेंटेज में। ठीक है ना, चलिए इस डाटा को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला। देखिए बिहार सरकार जब 2022-23 में बजट पेश किया था तो उन्होंने 6 सूत्रों का क्रियान्वयन किया था। 6 विभागों पर ये ध्यान देने का प्रयास किया था जिसके कारण इसे 6 सूत्रीय आधारभूत संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, तो 6 क्षेत्र वह कौन सा था जहां पर वो ध्यान देने का प्रयास कर रहा था, तो वो क्षेत्र देखिएगा आप, तो वह है आपका सबसे पहले शिक्षा। बिहार सरकार जो इस बार बजट पेश किया था 2022-23 में, इसमें सबसे अधिक जो खर्च किया जाने की बात की गई थी वो शिक्षा पे की गई थी। सबसे अधिक खर्च शिक्षा पे किया जाने की बात की थी। और शिक्षा का डाटा भी याद रखिएगा, क्योंकि डाटा भी पूछ सकता है। हर का डाटा पूछे या नहीं पूछे, लेकिन कम से कम जिसमें अधिक खर्च किया जा रहा है और खास करके शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक खर्च हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस बनता है। और स्वाभाविक बात है कि बिहार सरकार का खर्च होगा ही शिक्षा में अधिक, क्योंकि इतनी योजनाएं बिहार सरकार का चल रहा है शिक्षा के क्षेत्रों में, तो स्वाभाविक बात है कि डाटा क्या होगा, अधिक होगा ही। चलिए तो आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार सरकार का कुल बजट जो है 2,37,691.19 करोड़ का, उस डाटा उस पैसा में से, उस बजट में से 39,191.87 करोड़ का जो खर्च होगा ये कहाँ होगा, शिक्षा में होगा। और ये सबसे अधिक, जितना भी 6 क्षेत्र है ना, उन सब में सबसे अधिक किस पर हो रहा है, शिक्षा में हो रहा है। तो कम से कम आगे का फिगर जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपको दे दे ऑप्शन में 39.19 करोड़, ऐसे भी आपको दे सकता है, समझ रहे हैं, 39.19 करोड़। तो आगे का जो डाटा है उसको एकदम याद रखिएगा कि आगे में कौन सा डिजिट है, उससे क्या होता है कि आप अनुमान भी लगा करके मार सकते हैं। चलिए तो शिक्षा में याद रखना है कि 39,191.87 करोड़ जो टोटल बजट का जो है ना 16.5% यानी 16.5% है। तो हो सकता है कि शिक्षा में पूछेगा कि 2022-23 में जो बजट पेश किया गया उसमें शिक्षा पर कुल कितने व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो डाटा बोलना है, रुपया में अगर पूछे तो 39,191.87 करोड़, और परसेंटेज में अगर पूछे तो 16.5%। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, क्योंकि शिक्षा पर खर्च अगर होगा तो आधारभूत संरचना भी आवश्यक है। तो दूसरे नंबर पर जो खर्च किया जा रहा है किस पर, आधारभूत संरचना पे। आधारभूत संरचना का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह को बनाना, ये सारे चीज़ों को। ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है, आधारभूत संरचना पे किया जा रहा है। ये किया जा रहा है 29,749.64 करोड़, 29,749.64 करोड़। ये जो है सो आधारभूत संरचना पर। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला में 39 था और आधारभूत संरचना में क्या है 29 है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से डाटा कम से कम आगे वाला फिगर को जरूर याद रखिएगा ताकि आप अनुमान से भी वहाँ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद स्वास्थ्य पर जो खर्चा हो रहा है 16,134.39 करोड़, 16,134.39 करोड़ इतना खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पे। और ये टोटल बजट का जो है ना 7.04% है। कितना है, 7.04% है टोटल बजट का। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि ये बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस इन दो बिंदुओं पर है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसका परसेंटेज में क्या होगा, समझ रहे। क्योंकि बार बार जब भी बिहार सरकार के ऊपर जब भी सवाल लगाया जाता है तो 2 चीज़ों पर लगाया जाता है कि शिक्षा यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है और एक स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है। तो इसीलिए करके बिहार सरकार इन 2 क्षेत्रों पर अधिक बजट ला करके ये दिखाना चाह रही है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेहतर खर्च कर रहे हैं, तो फिर मेरा शिक्षा स्तर क्यों डाउन है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए करके हो सकता है कि सवाल इसका परसेंटेज में भी पूछा जाए कि देखिए हम अपने टोटल बजट का 16.5%, 16.5% कर रहे हैं शिक्षा पे खर्च और स्वास्थ्य पर 7.04% कर रहे हैं, इतना खर्च हम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए जो बहुत सारी योजनाएं वगैरह चल रही है, तो उस तरह के कल्याणों के लिए लोगों को 12,375.07 करोड़,
12,375.07 करोड़। ठीक है, उसके बाद कृषि संबंधित क्षेत्रों में, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो खर्च हो रहा है 7,712.30, 7712 याद रखना है, 7712.30 करोड़। ठीक है, तो कम से कम आप इस ऊपर के 3 डाटा को एकदम याद रखिए, क्योंकि जो ही ये 3 डाटा अगर आप याद रखते हैं तो ऑप्शन जब भी डालेगा ना वो तो यही डाटा से उठा के डालेगा जानबूझ के, ताकि आप स्वास्थ्य वाला शिक्षा में मार दीजिए, शिक्षा वाला आधारभूत में मार दीजिए, समझ रहे, इस तरह से वो जानबूझ के फंसाएगा। तो अगर आप 3 को याद रख लेते हैं, क्योंकि 3 डाटा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी 3 आप ऐसे भी एक सरसरी निगाह से भी पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। चलिए, उद्योग में जो निवेश होगा कितना होगा, 1643.74 करोड़, 1643.74 करोड़, ये हो जाएगा किसमें, उद्योग में। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इस डाटा को। शिक्षा में बताइए कितना है, 39,191.87 करोड़, और ये डाटा कितना परसेंटेज है बजट का, 16.5%, जो सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए आधारभूत संरचना पर, इसमें कितना, 29,749.64 करोड़। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद तीसरा है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर 16,134.39 करोड़, ये स्वास्थ्य पर जो परसेंटेज में कितना जाता है, 7.04। चलिए, उसके बाद है विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए 12,375.07 करोड़। ठीक है ना। उसके बाद है कृषि संबद्ध क्षेत्र, इसमें जो है 7712 ये हो गया कृषि क्षेत्र में। उसके बाद उद्योग निवेश में ये जो है 1643.74। चलिए ठीक है, तो ये हो गया उद्योग निवेश में। चलिए, म्यांमार के साथ कितना सीमा लगता है, इतने हैं ना म्यांमार के साथ। ठीक है, उद्योग निवेश देखिए म्यांमार के साथ जो हम सीमा बनाते हैं ना 1643 है ना म्यांमार के साथ, याद रखना उद्योग निवेश में जो खर्च होगा जितना म्यांमार के साथ हम लोग सीमा बनाते हैं। चलिए, हाँ सबसे कम भी है वो। चलिए चलिए क्या हो रहा है, दिमाग घूम रहा है क्या, नहीं ना। चलिए देखिए, 1-2 बार अगर डाटा को आप देखिएगा ना तो एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आए, लेकिन ऑप्शन जब आपको नज़र में आएगा ना तो हमको लगता है कि आप कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बार रिकॉल के बाद डाटा सामने में रहने के बाद एक बार फिर अगर देख लीजिएगा तो हमको लगता है ऑप्शन से ज़रूर सही कर लीजिएगा। और अभी लगेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है ना, तो आपको लगेगा ये कि जो पढ़े सब लगता है कुछ नहीं जान रहे, सब भूल गए, ऐसा लगेगा। और जब भी ऐसा लगेगा ना, समझ जाइए कि आपके पास जमा है चीज़ें, याद रखिएगा। बस उस टाइम के लिए, अभी के लिए भूल गए हैं, लेकिन उस टाइम जो है ना फटाफट निकलेगा, आए समझ बात है। इसीलिए करके हाँ लगेगा अभी कि सारा कुछ भूल चुके हैं, कुछ नहीं आ रहा, क्या ना हिस्ट्री में क्या पढ़े थे, ज्योग्राफी क्या पढ़े थे, कुछ पता ही नहीं बुझाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये बढ़िया होने का संकेत है। सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और उस समय आप बिल्कुल थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना, सवाल की प्रकृति को समझ लेना, फिर देखिएगा कि सवाल जो होगा जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड होगा। बस सवाल पूछने की प्रकृति अलग हो, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सवाल होगा। चलिए साहब, अब थोड़ा सा देख लेते हैं संपूर्ण बिहार का बजट। अब इस जो आपको बताए थे कि जो नए उद्योग धंधे में, जहाँ पे आपको बताए थे कि कौन सा व्यय, कौन सा बता, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बताए थे, जहाँ पर वैसे क्षेत्रों में जहाँ नए नए क्षेत्रों में नए नए योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बिहार सरकार जो ये बजट लाया था इस पर किन किन क्षेत्रों में खर्च करना चाह रही है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। सबसे पहला नंबर है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उद्योग लगेगा। और प्रथम इथेनॉल फैक्ट्री 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया के धमदाहा के परोरा में लगा। ठीक है, तो पूर्णिया जिला का नाम है, जगह का नाम है धमदाहा, और कहाँ लगा ये, पूर्णिया में। क्योंकि शुरू किया गया था पहले भोजपुर में,
शुरू किया गया था भोजपुर में, लेकिन बन के तैयार जो हो गया ये पूर्णिया वाला। ऐसा नहीं बात है, इसलिए कर ध्यान में रखना है, आपको ये भी लिखा मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा शुरू किया गया, यहाँ से प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल और 2.5 मेगावाट बिजली का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो हो सकता है कि ये भी डाटा पूछ दे कि पूर्णिया में जो हाल ही में इथेनॉल फैक्ट्रियाँ जो लगाई गई हैं वहाँ से कितने लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन होगा। तो 65,000, कितना 65,000, कितना 65,000, ठीक है। इसको इथेनॉल को क्या करता है कि पेट्रोल वगैरह में डाल के ना इसमें गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल का जो बजट होता है, खर्च होता है ना, ये कम होता है, इसका मूल्य जो होता है कम होता है। तो पेट्रोल का दाम जैसे बढ़ रहा है तो सरकार चाह रही है कि ये सस्ता होगा, ये 15 से 20 रुपया लीटर होगा। तो 1 लीटर ये और 1 लीटर पेट्रोल मिला दे तो 20 रुपया 25 रुपया इसका और 100 रुपया जैसा पेट्रोल है तो 120, 2 लीटर हो गया ना, 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रुपया हो गया, 60 रुपया। आए समझ में। और ये इथेनॉल जो बनाया जाता है ना, ये जो अवशिष्ट खेत से जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि धान का जो हो गया लार वगैरह, उससे जो क्या कहते हैं मक्का का जो पौधा हो गया उसका सूखा हुआ चीज़ें वो हो गया, फिर क्या कहते हैं गेहूं का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो वैसा चीज़ जो खेत वाले किसान जो थे जो फेंक दिया करते थे ना, वैसे से ये सारे इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। और इथेनॉल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना वो बिहार बना। बिहार पहला राज्य है जो इथेनॉल नीति को लागू किया है। और इस बजट के अनुसार कितना इथेनॉल बनेगा, 151 बनेगा। ऐसा नहीं बात है। और जो पूर्णिया में शुरू हुआ है वहाँ से 65,000 लीटर इथेनॉल शुरू हो गया है उत्पादन, और 2.5 मेगावाट बिजली का क्या हो रहा है, उत्पादन। और ये जो बना था 105 करोड़ के लागत से बना था, 105 करोड़ के ये लागत से बना था। चलिए साहब, ये बातें हो गया, ये तो खर्च हो गया इस पर उद्योग में इथेनॉल बनाने के लिए। इसके बाद देखिएगा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो 2020 से लेकर के 25 के बीच चलेगा। 7 निश्चय योजना पार्ट 2, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों हम लोग बिहार स्पेशल में डाले हुए थे, करवाए भी हैं। तो यहाँ पर क्या खर्च होगा उसको लेकर के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 फिर से डाले हैं, और किस पर कितना खर्च होगा इस डाटा को लाए हैं। चलिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2 पर कुल खर्च जो होगा कितना होगा, 5,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो ये डाटा एग्जैक्टली हो जाएगा कि 7 निश्चय योजना जिसमें 7 बिंदु थे, उस 7 बिंदु पे जो खर्च होगा कितना होगा, 5,000 करोड़। अच्छा, ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 कब लगाया गया था, तो 15 दिसंबर 2020 को, 15 दिसंबर 2020 को ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लाया गया था। जबकि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 जो था 2015 में लाया गया था, 2015 में लाया गया था। अब देखते हैं हम लोग 7 निश्चय योजना पार्ट 2 क्या है, क्या क्या इसमें 7 निश्चय हैं और कितना किस पर खर्च होगा। तो हो सकता है कि 2-3 डाटा यहाँ से अगर पूछना हो तो यहाँ से भी आंकड़ा पूछ दे कि किस क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है 7 निश्चय योजना के तहत। चलिए, युवा शक्ति बिहार में प्रगति। तो कई बार ये भी पूछेगा कि 7 निश्चय योजना में कौन शामिल है और कौन 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में है, कौन पार्ट 2 में है। तो हो सकता है कि एक आगो पार्ट 1 वाला पार्ट 2 में डाल दे और बोलेगा कि कौन नहीं है, या पार्ट 2 वाला पार्ट 1 में डाल के बोलेगा कौन नहीं है। तो इस तरह से फंसाने के लिए करेगा। तो इसीलिए करके दोनों को थोड़ा सा डाल दिया था। तो उसी तरह से हो सकता है फंसाने का प्रयास करे। तो युवा शक्ति बिहार में प्रगति, पहला ये है युवा शक्ति बिहार में प्रगति, और इसमें जो खर्च होगा 1153 करोड़, 1153 करोड़ युवा शक्ति बिहार में प्रगति लाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला कितना करोड़, 900 करोड़। कितना करोड़, 900 करोड़। तो देखिए सबसे अधिक जो खर्च होगा, हो सकता है कि ये भी डाटा पूछ ले आपको कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत किस निश्चय पर सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है। तो याद रखिएगा युवा शक्ति बिहार में प्रगति 1153 करोड़। ठीक है ना। चलिए सशक्त महिला सक्षम महिला, इस पर 900 करोड़। तो महिला के लिए 900 करोड़ याद रखिएगा, महिला के लिए 900 करोड़ और युवा शक्ति के लिए 1153 करोड़। चलिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके लिए 847 करोड़। कितना करोड़, 847 करोड़, 847 करोड़। चलिए उसके बाद है स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर, यह 550,
550 करोड़, 550 करोड़। तो बताइए, देखिए 7 निश्चय योजना में पहला क्या बोले हम लोग, युवा शक्ति बिहार में प्रगति कितना करोड़, 1153 करोड़। दूसरा कौन था, सशक्त महिला सक्षम महिला कितना करोड़, 500 करोड़। उसके बाद क्या था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, रुपया कितना था, 847 करोड़, 847 करोड़। उसके बाद है स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर कितना करोड़, 550 करोड़, 550 करोड़। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद है हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी कितना है, 600 करोड़, कितना करोड़, 600 करोड़। देखिए इससे 50 करोड़ क्या हो गया, अधिक हो गया। उसके बाद है सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता के लिए कितना, 450 करोड़, 450 करोड़, 450 करोड़। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए कितना करोड़, 500 करोड़, कितना करोड़, 500 करोड़। तो लास्ट का 3 को क्या क्या था बताइए, हर खेत तक सिंचाई का पानी कितना होगा, कितना, 600 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सुलभ संपर्कता कितना है, 450। और उसके बाद है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें कितना है, 500। चलिए 500। अब एक बार फिर से, और ज़्यादा भोकरना नहीं है, ठीक है ना, बस ऐसे ही नॉर्मली बोल देना। बताइएगा पहला कौन था, युवा शक्ति बिहार में प्रगति कितना करोड़, 1153 करोड़। उसके बाद क्या है, कौन महिला, कौन महिला थे, सशक्त महिला सक्षम महिला, अच्छा कितना करोड़, 900 करोड़। उसके बाद है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कितना करोड़, 847 करोड़, सही बात है। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर कितना था, 550 करोड़, कितना है, 550 करोड़। उसके बाद क्या है, हर खेत तक सिंचाई की पानी कितना करोड़, 600 करोड़। उसके बाद सुलभ संपर्कता कितना है, 450। सुलभ शौचालय नहीं बोलना है, सुलभ संपर्कता बोलना है, ठीक है, 450 करोड़। और उसके बाद है सबके लिए अतिरिक्त तो 500 करोड़, अंत भला तो सब भला 500 करोड़ दे करके। चलिए हो गया ना 7 निश्चय पार्ट 2। चलिए 7 निश्चय पार्ट 2 ये वाला तो हो गया, लेकिन ये जो था ना, ये सामने सामने बुझा रहा था हमरा, ये सामने में था तब सब बोल रहा था, हमको जैसा बुझाया। अच्छा चलिए पहला बोलना है कितना करोड़, युवा शक्ति बिहार में प्रगति कितना करोड़, 1153 करोड़, यही ना। चलिए उसके बाद है कौन महीना, हाँ तो कितना, 900 करोड़। उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कितना, 847 करोड़। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर कितना, 550, कितना था, 550। उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी कितना था, 600 करोड़। उसके बाद सुलभ संपर्कता कितना था, 450 करोड़। और अंत भला तो सब भला क्या था, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा कितना करोड़, 500 करोड़। क्लियर है। चलिए क्या होगा, ये हाँ चलिए अब देखिए नए विनिर्माण, जिसमें बताए थे कि नए नए चीज़ों का निर्माण होगा, तो उन नए चीज़ों में क्या क्या चीज़ों का निर्माण होगा उसको थोड़ा सा देखना है। अभी तो आप देखे थे इथेनॉल, अब क्या क्या और चीज़ें लगने वाला है उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है पूछ देगा कि नए बजट में ये फलाने चीज़ें कहाँ लगने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाने की बात की जाएगी। मतलब पटना का बिहटा में, तो कई बार सवाल आ जाएगा कि बताइए कि हाल ही में बजट 2022-23 में कहां पर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित करने की बात की गई है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पटना के बिहटा में, पटना के बिहटा में। तो याद रखना है पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पटना के बिहटा में,
पेट्रोपटना, पेट्रोपटना, ठीक है, पटना के बिहटा में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर का निर्माण, मतलब बेगूसराय में जो बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस क्लस्टर का निर्माण करने के लिए यहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बेगूसराय में इलेक्ट्रिक मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, ठीक है, मेडिकल और इलेक्ट्रिक डिवाइस क्लस्टर बेगूसराय में, ठीक है। बेतिया के कुमारबाग में टॉय क्लस्टर, क्या बनेगा, टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क, क्या, टेक्सटाइल पार्क। तो मोटा मोटे याद रखना है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। हाँ, टॉय, हाँ ये टॉय हुआ ना, खिलौना, हाँ वो पार्क हुआ, ठीक है ना। हाँ चलिए मुजफ्फरपुर के मोती बाग में मेगा फूड, तो मोती में मेगा और कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोती में मेगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोती में मेगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ साथ फार्मा एवं सर्जिकल पार्क, ठीक है। देखिए फार्मा और फर इसमें भी है ना, फार्मा फर, देख रहे हैं, फर होगा। हाँ देखिए एक्चुअली है क्या कि अगर आप डाटा को याद भी उस समय कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिकली अगर रहेगा ना कनेक्टेड शब्द तो होता क्या है कि आप जल्दी से पकड़ लेते हैं चीज़ों को। चलिए उसके बाद देखिए वैशाली के गोरोल, ये जगह का नाम, गोरोल में प्लास्टिक पार्क, क्या लगेगा, प्लास्टिक पार्क। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए तो यहाँ तक पार्क उर्क लगवा दिए, तो बताइए कि बिहटा में कौन सी बनेगा, पेट्रोकेमिकल। चलिए बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, उसके बाद बेतिया के कुमारबाग में टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क, मुजफ्फरपुर के मोती बाग में मेगा फूड पार्क, ठीक है, और कौन सा, फार्मा सर्जिकल पार्क, और वैशाली के गोरोल में क्या होगा, प्लास्टिक पार्क का निर्माण, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा इस 7 औद्योगिक पार्क के निर्माण में कुल जो खर्च होगा कितना होगा, 150 करोड़। ये जो टोटल मिला के 7 हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 7। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फार्मा और सर्जिकल है, मेगा फूड हो गया, टॉय क्लस्टर हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल हो गया, पेट्रोकेमिकल, ये मिला करके टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। 7 औद्योगिक पार्क बनेगा और इस औद्योगिकी पार्क में टोटल खर्च जो होगा 150 करोड़ का होगा। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद गंगा के किनारे दोनों तटों पर जो योजना बनाया गया है कि गंगा का जो दोनों तट है, दोनों तट जो है ना, दोनों तरफ का किनारा, यहाँ पर 5 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कितना किलोमीटर चौड़ा, तो 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर जैविक कॉरिडोर 13 जिलों में विकसित किया जाएगा। तो जिला पूछेगा कितना, 13, तो पटना से लेकर के कहाँ तक, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक 13 जिला में दोनों किनारे पर जो जिला अवस्थित है, दोनों में 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैविक कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ, जैविक खेती की जाएगी, समझ रहे हैं, जहां पर केमिकल खादों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद बिहार बजट के अनुसार मधुबनी जिलों में सुखेत मॉडल की शुरुआत की गई। इसके तहत गोबर एवं फसल के अवशेष देने पर परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब याद रखिएगा कि मधुबनी में सुखेत योजना यानी आप गोबर दीजिए और जो भी खेत का अवशेष बचा हुआ है वो आप दीजिए, बगले में क्या लीजिए, सिलेंडर लीजिए। और इस मॉडल को कहा गया कौन सा मॉडल, सुखेत मॉडल। तो पूछा जाएगा कि सुखेत मॉडल बिहार के किस जिले में शुरू किया गया, तो मधुबनी में, क्या, मधुबनी में, ठीक है ना। चलिए तो इसकी जो चर्चा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने मन की बात में भी किए थे, तो इसी वजह से हो सकता है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हो सकता है सवाल पूछ दे कि सुखेत मॉडल बिहार के किस जिला से, तो याद रखिएगा मधुबनी से, ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में। तो आप देखिए कि कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय या कहाँ पर बनेगा, आरा। तो याद रखिएगा कृषि अभियंत्रण कहाँ पे, आरा में।
उसके बाद कृषि जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तो सबौर में, तो कृषि अभियंत्रण याद रखना है आरा में, और कृषि जैव कहाँ पे, सबौर भागलपुर में। ठीक है, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय ये पटना में, और उसके बाद गोवंश विकास संस्थान ये भी कहाँ में, पटना में खोला जाएगा। तो याद रखना है कृषि अभियंत्रण, देखिए सब में कृषि लगल है, तो याद रखना है कृषि अभियंत्रण आरा, कृषि जैव सबौर भागलपुर, कृषि व्यवसाय पटना और गोवंश विकास संस्थान पटना। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। तो बताएं कृषि अभियंत्रण कहाँ पे, आरा में, कृषि जैव कहाँ पे, सबौर भागलपुर, और कृषि व्यवसाय प्रबंधन पटना में, और गोवंश संस्थान पटना में। चलिए, इसके साथ साथ गया के फल्गु नदी पर 266.50 करोड़ से क्या बनाया जा रहा है, रबर डैम। क्या बनाया गया, रबर डैम का निर्माण किया गया। ठीक है, किस नदी पर, फल्गु नदी पर। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि फल्गु नदी में बराबर पानी बना रहे, इसी वजह से, क्योंकि फल्गु नदी आपको पता है कि ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं और यहाँ पर कमोबेश पानी उस नदी में कम होती हैं, तो हमेशा पानी इसमें बना रहे, इसी लेकर के यहाँ जो बनाया गया है, क्या बनाया गया है, रबर डैम बनाया गया है। चलिए, बिहार के सभी मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालय होता है, सभी जिला मुख्यालय में शवदाहगिरी का निर्माण मोक्ष धाम योजना के तहत किया जाएगा। मतलब सभी जिला में मोक्ष धाम योजना के तहत क्या किया जाएगा, शवदाहगिरी बनाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है अगला, जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2021-22 में कुल 5 करोड़ पौधे लगाने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। कितना, 5 करोड़ का, लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, 387 करोड़ ही ये पौधा लग पाया। ठीक है, 2022 तक में 387 करोड़ पौधा मात्र लग पाया, जबकि लक्ष्य कितना था, 5 करोड़। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार सरकार कितने करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा था, तो 5 करोड़ का, जबकि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, ये 387 करोड़ 1 मिनट 3 लाख 1 मिनट हाँ 3 करोड़ 87 होगा, 3 करोड़ 87। चलिए, उसके बाद है बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना जो है कहाँ क्या, किसके सहायता से, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समझौता के तहत किया गया। मतलब इस तरह का स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किससे हुआ है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ ये क्या हुआ, समझौता हुआ। तो कई बार पूछा जाएगा कि बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किसके सहयोग से किया जाएगा, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, अभी नहीं, अभी समझौता ही हुआ है। ठीक है ना। चलिए, अगला, बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का जो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, भागलपुर में। लेकिन जब ये पूछेगा कि कलरव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कलरव पक्षी महोत्सव, तब बोलिएगा जमुई में। कहाँ, जनवरी 2022 में राजकीय पक्षी महोत्सव का कलरव का आयोजन जमुई जिला के नागी नकटी में किया जाएगा, तो किया गया। तो याद रखिएगा, कलरव अगर जुड़ा रहे तो बांटना है आपको जमुई का नागी नकटी क्षेत्र। ठीक है ना। लेकिन ये पूछेगा कि पक्षी महोत्सव स्पेशली, तब बोलेंगे भागलपुर। ठीक है ना। देखिए, राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, देख रहे हैं ना, राजकीय पक्षी महोत्सव देगा कलरव, तब मारना है जमुई का नागी नकटी। जबकि केवल पूछे कि पक्षी महोत्सव, तब क्या बोलेंगे हम लोग, भागलपुर। ठीक है ना। चलिए, बिहार, अब देखिए बिहार का जो कुछ प्रमुख बिंदु है उसको भी हम लोग ऐड कर दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको लगा। तो बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाएगा किसको, मैथिली ठाकुर को। किसे बनाया गया, मैथिली ठाकुर को बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद राजगीर के स्वर्णगिरी एवं वैभवगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में 400 करोड़ से जू सफारी का निर्माण किया गया तथा 40
मीटर का सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का क्या कर दिया गया, निर्माण किया गया। तो आप याद करिए जो 7 प्रौद्योगिकी पार्क जो बन रहा था 150 करोड़ का, कितना का, 150 करोड़ का। रबर डैम जो बना कितना, 266 करोड़ के लगभग में, है ना, 266 करोड़ लगभग। और आप ये देख लीजिए कि जो जू सफारी बना राजगीर में, जहाँ पर कहाँ पे, स्वर्णगिरी और वैभव पहाड़ी के क्षेत्रों में 400 करोड़ का जू सफारी का निर्माण और 40 मीटर सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया गया। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार से संबंधित प्रमुख बिंदु कि बिहार में कहाँ कौन चीज़ पहले स्थापित किया जा रहा है या क्या चीज़ हो रहा है। तो हो सकता है कि सवाल स्टैटिक्स टाइप का 1-2 सवाल यहाँ से पूछ दे, तो यहाँ से भी सवाल कुछ हम लोग ऐड कर दिए जो हमें लगा कि है, तो सवाल बहुत सारा, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट लगा उसको ऐड कर दिए। बाय चांस अगर पूछ दे यहाँ से तो एक बार अगर सरसरी निगाह से देखा रहेगा तो आप कर सकते हैं। चलिए बिहार का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, बक्सर के ब्रह्मपुर में। बक्सर के ब्रह्मपुर में, देखिए बायो बक्सर ब्रह्मपुर, देख रहे हैं सब बॉय से हो रहा है। बायो बक्सर ब्रह्मपुर, क्या याद रखेंगे, बायो बक्सर ब्रह्मपुर, ठीक है ना। चलिए जॉर्ज वाशिंगटन पुरस्कार, पुष्कर हो गया, पुरस्कार, जॉर्ज वाशिंगटन पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन बना, मिर्जा रिजवान। ये बिहार का है। अभी तक भारत के किसी भी लोग को नहीं मिला है, मिर्जा रिजवान को मिला है। और यह बिहार का ये प्रथम वाशिंगटन, और ये दिया जाता है किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद प्रीपेड मीटर वाला पहला राज्य पूरे भारत का जो बना वो भी कौन बना, बिहार। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक पूरा जो है सो बिहार में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हर घर नल जल को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने वाला जो राज्य बना पहला वो भी कौन बना, बिहार ही बना। चलिए विधान परिषद के सभी सदस्यों के सीटों पर, सभी सीटों के सदस्यों पर कंप्यूटर लगाने वाला राज्य कौन बना, बिहार बना। अभी तक किसी भी विधानसभा या विधान परिषद में सभी सदस्यों के जो सामने टेबल होता है ना उसके सामने में कंप्यूटर कभी कोई नहीं लगाया है। बिहार विधान परिषद में पहली बार ऐसा हुआ कि जितना भी विधान परिषद का सदस्य है सबके सीट के सामने में क्या लगाया गया, कंप्यूटर लगाया गया है। ऐसा जो बात है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है साहब। बिहार और मूर्खवा नेता जाएगा तो क्या करेगा, मुलुर मुलुर देखेगा, ओकरा में खाली मुंह और देखेगा। चलिए चलिए रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, रक्तदाता स्मार्ट कार्ड देने वाला पहला राज्य कौन बना, बिहार बना। मतलब कि अगर आप रक्त दे रहे हैं ना, रक्तदान अगर कर रहे हैं तो आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, और जब भी कभी आपके फैमिली को या आपको आवश्यकता पड़े तो फिर क्या करेगा, वो ब्लड बैंक आपको उस कार्ड के आधार पर क्या देगा, ब्लड उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार का कार्ड जो जारी करने वाला पहला राज्य बना भारत का, वो भी कौन बना, बिहार बना। तो बिहार कम काम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो चलिए बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मुंगेर में। ये शायद करंट अफेयर में भी लिखाए होंगे, करंट अफेयर में भी है। चलिए बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे, दरभंगा में। तो बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क दरभंगा में, ठीक है ना। चलिए बिहार का पहला आर्किड पार्क, बिहार का पहला आर्किड पार्क, आर्किड क्या होता है, फूलों का पार्क, ठीक है ना। तो ये जो लगाया जाएगा कहाँ, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में। और गैंडा प्रजनन केंद्र भी यहाँ खोला गया, इस बात को भी याद रखिए, गैंडा प्रजनन केंद्र, ठीक है, इसी में। चलिए क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड में संपन्न पावर लिफ्टिंग में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो बनी है बिहार की, वो बनी है कीर्ति राज सिंह। कौन बनी है, कीर्ति राज सिंह। पावर लिफ्टिंग में 6 स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक है साहब। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 6 स्वर्ण पदक को एक साथ जीतना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि सवाल जहां हमको लगा इंपॉर्टेंट है उसको डाल दिए हैं। अब सवाल क्या पूछेगा वो तो उस पर डिपेंड करता है। क्या हुआ,
हाँ चलिए, सर्वाधिक अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल ये जो बनाया गया, कहाँ बनाया गया? पूसा समस्तीपुर। कहाँ बनाया गया? पूसा समस्तीपुर कार्गो टर्मिनल। मतलब क्या कि हाँ, सबसे पहला भारत का आसनसोल, ये भी लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहला जो कार्गो टर्मिनल बनाया गया वो आसनसोल में, और ये भारत का पहला टर्मिनल था, कार्गो टर्मिनल। और इसके साथ साथ बिहार का पूछेगा पहला कार्गो टर्मिनल, तो पहला जो है बरौनी, देख रहे, बिहार का पहला कार्गो टर्मिनल बरौनी में, ठीक है साहब। और ये पूछेगा सर्वाधिक अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल, तब बोल लेंगे पूसा समस्तीपुर, ठीक है, पूसा समस्तीपुर, ठीक है ना। चलिए, ये कार्गो टर्मिनल ये है कि जैसे कि ट्रेन से, मालगाड़ी से जब भी कोई सामान आता है तो उसको रखने के लिए एक क्या कहते हैं, गोडाउन की तरह बनाया जाए, बड़ा सा गोडाउन, समझ रहे, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जहाँ से हवाई जहाज़ की सुविधाएं उपलब्ध होगी, रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध तो होगी ही, और इसके साथ साथ सड़क यातायात भी क्या होगी, सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और वैसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों का संगम हो तो उसको फिर नदियों से भी जोड़ा जाएगा। मतलब क्या, थल, वायु, जल, ये सारे और ट्रेन, ये सारे को एक सम्मिलित रूप से बनाया जाएगा ताकि वहां से किसी भी माध्यम से सामानों का क्या कर सके, वितरण कर सके, ठीक है ना। इसी को कार्गो टर्मिनल बोला गया। चलिए, उसके बाद सर्वाधिक वायु प्रदूषण पूछेगा बिहार के किस जिला में? पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी। कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। और ये सीवान से संबंधित हैं, ये सीवान के विधायक हैं और ये आरजेडी के हैं, हाँ आरजेडी के हैं ये, ठीक है ना। चलिए, पद्मश्री पुरस्कार 2022, पद्मश्री पुरस्कार 2022 याद रखिएगा किनको दिया गया है? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के जो संस्थापक थे। चलिए, उसके बाद विशाल रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ? पूर्वी चंपारण में। कहाँ? पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में। जबकि सीता माता की प्रतिमा कहाँ पे? सीतामढ़ी में। कितना का? 251, सही बात है, 251 फीट का। चलिए, लाखनदेई बागमती की सहायक नदी है जिसे पुनर्जीवित किया गया। जिसे क्या किया गया? पुनर्जीवित। लाखनदेई नदी सूख गई थी, अब इसे जो है सो नदियों का पानी जोड़ करके ना इसमें पानी लाया गया। तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस नदियों को बिहार सरकार के द्वारा पुनर्जीवित किया गया, तो याद रखिएगा लाखनदेई नदी को। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो बना, कौन बना? सहरसा बना। कौन बना? सहरसा बना। देखिए, हो गया पेपरलेस, मतलब इस कलेक्ट्रेट में कोई भी पेपर, हार्ड पेपर का काम नहीं होगा, जो भी होगा सॉफ्ट पेपर का काम होगा, पेपरलेस, समझ रहे हैं ना। और याद रखिए कि वही सहरसा है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए, और पेपरलेस हो गया। चलिए, इटली से मिले 20 वर्ष पहले चोरी की गई अविलोकितेश्वर की मूर्ति, अविलोकितेश्वर की मूर्ति गया में पुनः क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। गया का वजीरगंज जगह है, वहाँ पर पुनः स्थापित कर दिया गया। ये 20 वर्ष पहले चोरी हो गया था और ये बहुत 1000 साल पुराना ये मूर्ति था, ये चोरी हो गया और बाद में इटली में जाकर के मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मिलोनी है वहाँ की प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। एक देश में मूर्ति मिला है, मतलब चोराई को ही सबको गई होगी। चलिए, स्मार्ट सिटी में बिहार का कौन कौन सा शहर शामिल है, इस बात को भी याद रखिएगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भर शरीफ कहाँ लिखा गया? बिहार शरीफ। हमसे ये कौन जिला बन गया बिहार का? चलिए, बिहार शरीफ आया समझ में। तो स्मार्ट सिटी में कितना? 4 गो, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, ठीक है साहब। चलिए, ये सारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको लगा वो डाल दिया था। तो बहुत सारा, लेकिन कम समय में कितना कर पाते। अब थोड़ा सा MCQ पर चले आते हैं। आप लोग जो पढ़े, हमें पता होना चाहिए कि कितने आप जमा कर पाए। बिहार राज्य बजट 2022-23 में कितने रुपये कुल व्यय करने का लक्ष्य रखा गया? हाँ, तो 2,37,691.19 करोड़, ठीक है साहब, यही होगा ना। चलिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद सेकेंड जो है, सेकेंड सवाल आपका 2022-23 के बिहार राज्य के बजट के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? यही हो जाएगा 1,96,704.51 करोड़, यही हो जाएगा ना। चलिए साहब, अगला सवाल है, राज्य बजट 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य के कुल राजस्व खर्च
कितना अनुमानित किया गया है? कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा क्या? 1,91,956.667 है ना, 6-7 करोड़। सबको एग्जैक्टली लेटर याद है, 6-7 हो। चलिए ऑप्शन बहुत डिफरेंट है डायरेक्ट। चलिए अगला, बजट 2022-23 बिहार राज्य सरकार के द्वारा कुल राजस्व कितने करोड़ का? अच्छा, बजट कितना हो जाएगा? 47.84 करोड़, ठीक है ना, 47.84 करोड़ का। चलिए अगला हो जाएगा सवाल कि बिहार राज्य सरकार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने करोड़ का? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ का, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य बजट 2022-23 में सबसे अधिक किस मद में खर्च करने का लक्ष्य? क्या जाएगा? शिक्षा। कितना था? ठीक बात, 39,000 था ना, 16.5%। तो प्रतिशत 16.5%, ठीक है ना। चलिए बजट 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा है? क्या जाए राजकोषीय घाटा? बोलिए। 2 राजकोषीय घाटा पक्का ना? चलिए राजकोषीय घाटा 2.47, सही बात है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगला हो जाएगा कि बिहार राज्य बजट 2022-23 के अनुसार शिक्षा बजट पर कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? सोलह 16.5% होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन गड़बड़ दिया गया है, हाँ ये ऑप्शन नहीं है। चलिए 16.5 होता है। चलिए अगला सवाल, हाँ क्या 3 पॉइंट गलती आंसर मरवा दिया साहब। 2.5% उसका था 2.4, हाँ सही 3.47 होता, 3.47। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 3.47 कर लीजिएगा। अगर देखिएगा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत दूसरा निश्चय योजना कौन सा है? कौन होगा? एक से अधिक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत दूसरा निश्चय आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ना, क्यों नहीं ये होगा? कई बार देखिए, कई बार आपको क्रम भी पूछ लेता कि दूसरा क्या था, समझ रहे, तीसरा क्या था, ये भी क्रम पूछ। हम तो क्रम से पूछ रहे थे, पहला बोलिए दूसरा बोलिए, क्यों बोल रहे थे? इसीलिए बोल रहे थे। इस तरह से भी पूछ सकता। अच्छा ये अगर बात है तो बताइए इसमें कितना खर्च हुआ था? इतना करोड़। अच्छा ठीक है, इसमें 900 करोड़, इसमें 600 करोड़, इसमें 550 और उसमें कितना था? नहीं इसमें 847 होगा, उसमें था 550, शहर वाला में 847। हमरो बौखा देंगे, वही के लिए हम रिपीट कर रहे थे। शहर वाला में कितना था? शहर वाला में 550, कितना था? 550। सुलभ वाला में 450 और सबसे अतिरिक्त स्वास्थ्य इसमें कितना था? 500 करोड़। चलिए ठीक है ना।
चलिए साहब, ये हो गया आपका बिहार बजट।